नमस्कार मित्रों, रेलवे का निजीकरण होगा या नहीं होगा, इसको लेकर लंबे समय से विवाद चला रहा है। लेकिन जब कल रेल मंत्री ने कहा और साफ तौर पे कहा, सदन के अंदर कहा कि रेलवे का निजीकरण कभी नहीं होगा, तो एक बार शायद देश को यकीन हुआ कि शायद ऐसा ही होगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही होने वाला है? क्या सचमुच मोदी सरकार रेलवे का निजीकरण नहीं करने जा रही है? ये सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि रेलवे के निजीकरण को लेकर कई तरह के आंदोलन चले हैं और देश के नौजवानों में रेलवे के निजीकरण को लेकर एक अलग तरह का भ्रम रहा है। क्योंकि बहुत सारे नौजवान जो नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं पढ़ाई लिखाई के बाद, उनके लिए रेलवे की नौकरी एक आकर्षक नौकरी होती है और बहुत सारे लोग रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं। क्योंकि केंद्रीय सेवा में रेलवे एक अच्छा नियोक्ता के तौर पर रहा है और काफ़ी संख्या में रेलवे में बहाली होती रही है। लेकिन रेलवे के निजीकरण के साथ वो उम्मीदें जब नौजवानों की दफन होने लगती हैं, उन नौजवानों की उम्मीद मरने लगती है, तो रेलवे को लेकर एक निराशा बनती है। रेलवे में जो नौकरियों को लेकर एक निराशा भाव पैदा होता है। और कल जब रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में कभी भी निजीकरण नहीं होगा, तो शायद एक उम्मीद जगी थी। लेकिन इस उम्मीद को एक बार फिर झटका लगा है, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बात सामने आ रहा है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि रेलवे का निजीकरण रुकने वाला नहीं है। वैसे भी जो रेल मंत्री ने कल समझाने की कोशिश की और एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया कि क्या सड़कें जो बनती हैं, तो क्या सड़कों पर सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलती हैं? निजी गाड़ियां भी चलती हैं सड़कों पे। तो रेलवे का ट्रैक वो निजी लोगों को सौंपना चाहते हैं, निजी लोगों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देना चाहते हैं। इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं है, ये संभव भी है। लेकिन क्या बात यहीं तक सीमित है? शायद नहीं। क्योंकि आज जब राज्यसभा में इसको लेकर डिस्कशन शुरू हुआ, तो विपक्षी दलों के सांसदों ने जो शंकाएं जताई हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उनको सुनना ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में दो विपक्षी दल के नेताओं की वो वक्तव्य आपको दिखा रहा हूं, जो उन्होंने राज्यसभा में दिया है। और रेलवे के निजीकरण पर जिस तरीके से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो कहा था, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। कह सकते हैं कि उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, उसके तमाम दावों को गलत बताया है। और जिस तरीके के तथ्य उन्होंने पेश किए हैं, वो बताता है कि रेलवे का निजीकरण रुकने वाला नहीं है और रेलवे निजीकरण की ओर बढ़ चुका है। सुनिए इन दो सांसदों की बात, सिर्फ दो सांसदों की बात सुनकर आप समझ सकेंगे कि रेलवे का निजीकरण किस तरीके से हो रहा है और रेलवे किस तरह से निजी हाथों में धीरे धीरे सौंपा जा रहा है। कि बताना भी नहीं आता, छिपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है जताना भी नहीं आता। निजीकरण करना भी है और मना भी करना है। आपने कहा निजीकरण नहीं करेंगे। 109 प्राइम रूट्स पर आप 150 ट्रेनें चलाने जा रहे हैं। देश के 50 रेलवे स्टेशंस को आप निजी हाथों को देने जा रहे हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपने निजी हाथ को दिया। वहां की हालत जाकर पता कीजिए मान्यवर, वहां पर 50 रुपए मोटरसाइकिल रखने का लगता है। वहां पार्किंग के लिए 150 रुपए कार का देना पड़ता है। आपने प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए का कर दिया। पैसेंजर ट्रेन का 3 गुना किराया बढ़ा दिया। जब आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत हास्यास्पद तर्क देते हैं। कहते कोरोना के समय में पैसेंजर ट्रेन में भीड़ ना हो, इसलिए किराया हमने बढ़ा दिया। पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ाया? बोले कार ना चलाने पाए, मोटरसाइकिल ना चलाने पाए। डीजल का दाम क्यों बढ़ा दिया? माल की ढुलाई ना होने पाए। अरे गैस का दाम क्यों बढ़ा दिया? लोग खाना ना खाने पाए। यह आपका तर्क है। देश में कोई भी चीज महंगाई बढ़ाने के लिए आप एक नया हास्यास्पद तर्क लेके आते हैं, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। निजीकरण आप कैसे कर रहे हैं? मेंटेनेंस के क्षेत्र में निजीकरण, सफाई कार्यों के क्षेत्र में निजीकरण, फैक्ट्री और उत्पादन के क्षेत्र में निजीकरण, सिग्नल के क्षेत्र में निजीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में निजीकरण, रेलवे में मजदूरों की, सरकारी कर्मचारियों की संख्या मानवर 1974 के
स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के आंदोलन में, रेल हड़ताल में 17 लाख कर्मचारी होते थे। जब ट्रेनें कम थी, जब यात्री एक जगह से दूसरे जगह कम यात्रा करते थे, आज 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान रेलवे के माध्यम से जाते हैं। और आज आपने कर्मचारियों की संख्या पहुंचा दी 12,26,000। 17 लाख से घटा के 12 लाख। यह निजीकरण के कारण हुआ, हर क्षेत्र में निजीकरण के कारण हुआ। और अब आप तो एक नया तरीका लेके आ गए हैं, लेटरल एंट्री। आईएएस भी आप लेटरल एंट्री के जरिए बना रहे हैं। 39 आईएएस आपने लेटरल एंट्री के जरिए बनाए, और जिसमें आरक्षण के नियमों की, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया आपने। और निजीकरण जो आप रेलवे में लेके आ रहे हैं, इसके पीछे आपकी सबसे खतरनाक मंशा है एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करने की आपकी योजना है। और कोरोना काल में मान्यवर 2.5 करोड़ की आपकी क्षमता एक जगह से दूसरे जगह यात्रियों को पहुंचाने की प्रतिदिन की है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से रो रो के ट्रेनें चलाई गई, किस तरीके से लोगों को तरसाया गया ट्रेनें चलाने के नाम पर। और 80 ट्रेनें रास्ता भटक 40 ट्रेनें रास्ता भटक जाती हैं, 80 लोगों की जान चली जाती है। मुजफ्फरपुर के स्टेशन का वो दृश्य आज भी हम लोग नहीं भूल पाते। एक मां के ऊपर से उसका छोटा बच्चा आंचल हटा रहा था, उसकी मां की कंक्लूड करिए संजय जी। बस खत्म कर रहा हूं मान्यवर। अंत में सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके रेलवे कर्मचारियों को निजी हाथों में मत दीजिए। यह एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां से रोजगार भी मिलता है, और जहां गरीब आदमी को एक भरोसा होता है कि हम सस्ते में दामों में यात्रा कर पाएंगे, सस्ते किराए में यात्रा कर पाएंगे। कि जब रेलवे पे बोलने के लिए, रेलवे के साथ माननीय मंत्री जी आप कितना चले हैं पता नहीं, लेकिन हमारी तो जिंदगी रेलवे में ही चली है। अभी भी चॉइस होता है तो हवाई जहाज छोड़ के रेलवे में जाते हैं, ट्रेन से। एक नैसर्गिक सा रिश्ता है, सिर्फ मेरा नहीं, इस पूरे देश का। इस पर फिल्में बनी हैं, फिल्मों में सॉन्ग सीक्वेंस है। तो रेल सिर्फ एक ऐसा उद्यम नहीं है जिसको लाभ हानि के ही चश्मे से देखा जाए, और उसको एक ह्यूमन रिलेशनशिप के आयाम से ना देखा जाए, ये उचित नहीं मानता हूं मैं। आजकल एक शब्द आपने मोनेटाइजेशन बहुत पॉपुलर किया, बहुत पॉपुलर किया, लगता है कि कोई अद्भुत शब्द। अरे ये बाजार के समक्ष आत्मसमर्पण का ये नया आत्मनिर्भर वाला श्लोक है। ये इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। मोनेटाइज करिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे मैं कहना चाहूंगा कि आरएलडीए आपका काम नहीं कर पा रहा, आपको नई एजेंसीज और डिपार्टमेंट के साथ एक मल्टीलैटरल इंगेजमेंट में जाना होगा। दूसरा, जो भी आप मोनेटाइजेशन के बाद चीजें खड़ी करें वो पैसेंजर एम्यूनिटीज को समर्पित हो। वो किसी, क्या कहूं, किसी क्रोनी समृद्धि के टापू के समक्ष जाकर के कि भैया दूध तुम्हें चाहिए वो ले लो, उससे वो टेम्पटेशन हो रहा है आप लोगों को, लेकिन उससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कई इलाकों में अगर आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि अक्सर मैंने सदन में स्पेशल मेंशन में 0 आवर में उठाया है, उस पर कोई पहलकदमी नहीं हो रही है। प्रोजेक्ट सैंक्शन एक्सपेंडिचर, उसमें भी मैं आपसे आग्रह करूंगा, इट शुड बी डन इन कंसल्टेशन विथ इंडिपेंडेंट वॉचडॉग। मैम, चेयरपर्सन मैम, एमएसटी, मेरा मानना है कि ये हमारे राज्यसभा के भी कई स्टाफ मिले हैं। आपकी ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशन जो लोकल चल रही हैं वो नहीं हो पा रही। कभी पूछ के देखिएगा कितनी दिक्कतें होती हैं। अगर सदन 6 बजे से आगे चलता है, क्योंकि 6:20 में आखिरी ट्रेन है गाजियाबाद, फरीदाबाद वगैरह के लिए, ये दिल्ली, मुंबई, पटना, क्योंकि अक्सर जैसे दानापुर से चल के लोग आ रहे हैं और उसी तरह दिल्ली, मुंबई और अन्य इलाकों में है, उनकी दिक्कतों को अगर आप नहीं समझेंगे तो क्या कहा जाए सर। और मैं समझता हूं कि ये मंथली एमएसटी उसकी बहाली हो शीघ्र से शीघ्र। सर, हमारा राज्य तो लेबर सप्लाई स्टेट है, मैं कह चुका हूं। अलग अलग राज्यों को हमारे राज्य के लेबर चाहिए, लेकिन वो लेबर कैसे आएंगे इसकी व्यवस्था नहीं है सर। मैं चाहता हूं कि वो व्यवस्थाएं बहाल करिए, क्योंकि हम तो मजदूर भेजने वाले राज्य हैं, हम तो कभी भी समृद्धि के सरोकार के साथ नहीं खड़े हो पाएंगे। मैं आपसे एक मांग करता हूं माननीय मंत्री महोदय, चूंकि रिकॉर्ड में जाएगा, दिल्ली से समस्तीपुर एक सुपर फास्ट ट्रेन कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से, कर्पूरी एक्सप्रेस, दिल्ली से समस्तीपुर, दिल्ली से बलिया होते हुए छपरा तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम से एक सुपर फास्ट चंद्रशेखर एक्सप्रेस। तीसरी चीज, आसाम से
2 ट्रेनें चलती हैं राजधानी, एक मैं चाहूंगा कोसी का पूरा इलाका अछूता रह जाता है। अगर एक को आप वाया सहरसा ले आएंगे तो एक पूरे क्षेत्र को एक संदेश जाएगा। और एक बहुत पुरानी ट्रेन चलती थी सर, जीएल एक्सप्रेस। ऑनरेबल मेंबर, मैम बस 30 सेकंड मैम, कभी कभार तो आप वहां होती हैं, उसी में थोड़ा बहुत क्विकली उसका जीएल एक्सप्रेस का महोदय परिचालन बहाल किया जाए। रेलवे को आप जब कहते हैं ना निजीकरण, सर आपने बहुत जोर से कहा निजीकरण नहीं होगा, वहां इंप्लॉइज काम करते हैं, वहां जब एक बार आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे ना तो संविधान की धाराएं, आरक्षण के सरोकार खारिज हो जाएंगे। बताइए कितने कॉर्पोरेट हाउसेस में आप रिजर्वेशन इंश्योर कर पा रहे हैं? तो ये तरीका है। मैं बस आखिरी जय हिंद बोल लेने दीजिए। जय हिंद बोलने से पूर्व सर आपसे कहूंगा कि ये तय मानिएगा कि इतिहास सिर्फ तात्कालिक लोगों के ताली बजाने से नहीं चलता है। इतिहास दर्ज करेगा कि आपने जो फैसले लिए उस फैसले से आवाम को कितना फायदा हुआ, ना कि समृद्धि के 5 टापुओं को। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।